अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 5 ठीक है, दोबारा से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? हम कहते हैं कि सेल साइकिल इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स। इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये बेटा इवेंट्स की एक सीरीज है। इवेंट्स का यहाँ पर मतलब क्या होगा? इवेंट्स का मतलब है चेंजेस, यानी इट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस। इट इज़ द सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड। ये उस टाइम पे शुरू हो जाता है जब एक सेल प्रोड्यूस होगा, until it complete it माइटोसिस। ठीक है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि वो माइटोसिस कंप्लीट नहीं कर लेता। until it complete it माइटोसिस, यानी वो माइटोसिस कंप्लीट नहीं कर लेता एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, और नए सेल्स नहीं बना लेता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और हम इसे सेल साइकिल कंसिडर करते हैं। Cell cycle is the series of events from a time a cell is produced until it completes mitosis and produce two new cells. It is called cell cycle. Cell cycle ये प्रोसेस दो मेन फेजेस में कंप्लीट होगा, और वो दो मेन फेजेस कौन कौन से हैं? एक इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज। एक इसमें इंटरफेज है बेटा और दूसरा है माइटोटिक फेज। ठीक है, ये दो फेजेस हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं। अब इंटरफेस ये वो फेज होता है सेल साइकिल का जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करेगा डिवीजन पर्पस के लिए। ठीक है, इन दिस फेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। इसमें सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। जबकि माइटोटिक फेज ये वो फेज है जिसके अंदर सेल खुद को डिवीजन के लिए तैयार करने के बाद डिवीजन स्टार्ट कर देता है, यानी कि डिवीजन विल बी स्टार्टिंग। ये स्टार्ट हो जाती है डिवीजन इन एम फेज, जबकि माइटोटिक फेज के अंदर जो डिवीजन है बेटे वो स्टार्ट हो जाएगी। और इंटरफेस के अंदर सेल ने सारा प्रिपरेशन करनी होती है ताकि वो डिवीजन के लिए कंटिन्यू हो सके, डिवीजन को कंटिन्यू कर सके। अब प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि सेल ने खुद ऐसी चेंजेस लानी होती हैं, सेल ने कुछ स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना होता है, सेल ने कुछ एंजाइम्स को डेवलप करना होता है, सेल ने कुछ क्रोमेटिन मटेरियल्स को डेवलप करना होता है, तब जाकर सेल आगे डिवीजन को कंटिन्यू कर सकता है। डेफिनेटली अब इन तमाम चेंजेस को जब तक सेल पूरा नहीं कर लेता तब तक सेल इंटरफेज में ही रहेगा। और हमने अपनी आसानी के लिए इंटरफेज को इन फर्दर डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। बात शुरू करते हैं अब इंटरफेज की। तो इंटरफेज क्या चीज होती है? देखिए बेटा, हम कहते हैं कि इंटरफेज इट इज द मच लॉन्गर फेज। ये एक बहुत बड़ा फेज होता है वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन, जहां पर सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा, जहां पर सेल खुद को डिवीजन के लिए तैयार करेगा। हम इसे नाम देंगे इंटरफेज। इंटरफेस ये बेटा वैसे ही सेम होता है जहां पर सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि वो टाइम है जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हाई होंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से यहाँ पर क्या कंसर्न हो सकता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नई चीज़ों को बिल्ड करना होगा, कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ठीक है सेल खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। एंड फॉर कन्वीनियंस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है बेटा कि इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसमें पहले हम लोग G1 फेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि G1 फेज क्या होता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। G1 की फुल फॉर्म है हमारे पास फर्स्ट गैप फेज, इसे हम फर्स्ट गैप फेज कह सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब फर्स्ट गैप फेज? फर्स्ट गैप फेज का मतलब है कि यहाँ पर ना एक सेल गैप, यानी इसको कोई नहीं आता लेकिन इसको हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। देखो बेटा, मेनली जो सेल साइकिल है ना वो इसी G1 फेज से शुरू होता है, क्योंकि सेल ने अपना सेल साइकिल इंटरफेज से स्टार्ट करना है, और इंटरफेज जो है वो बेसिकली सेल स्टार्ट करेगा फ्रॉम G1 फेज। तो सेल अपना इंटरफेस से G1 फेज से स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से जो सेल साइकिल है वो बेसिकली G1 फेज से स्टार्ट होगा। अब इस फेज के अंदर सेल कुछ चेंजेस लेके आता है, जैसे कि सेल इंक्रीज करता है सप्लाई ऑफ प्रोटीन, सेल प्रोटीन की सप्लाई बढ़ा देता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिस, सेल इसमें ऑर्गेनेलिस की तादाद को बढ़ा देता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स
और साइज में ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि इसमें सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को क्वांटिटी में बढ़ाना शुरू कर देता है और इसके अलावा राइबोसोम्स इन चीज़ों को डेवलप करेगा और बेटा साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 2, सेल इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स को भी प्रिपेयर करता है। ठीक है, सेल प्रिपेयर द वेरियस एंजाइम्स, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स को भी तैयार करेगा विच इज़ रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज, जो कि इससे अगले फेज में चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर ये एंजाइम्स इस फेज में तैयार नहीं होंगे तो बेटा सेल याद रखें नेक्स्ट फेज को स्टार्ट कर ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट फेज को स्टार्ट करने के लिए सेल को बेसिकली इंटरफेस यानी एंजाइम्स को तैयार करना होगा और जब ये एंजाइम्स तैयार हो जाते हैं तो वहां पर G1 फेज खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड S फेज फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये आपके पास G1 फेज है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज द एस फेज। नाउ व्हाट इज द एस फेज? एस फेज हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि जी एस फेज ये होता है, इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट its chromosomes, as a result each chromosome consists of two sister chromatids। अब वो ये कहता है कि भाई जो एस फेज है बेसिकली इसमें एंजाइम्स चूंकि तैयार हो चुके होते हैं तो सेल अपने क्रोमेटिन मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा, उसकी नई कॉपीज बना लेता है। जब इसकी नई कॉपीज बन जाती हैं तो बेटा यही एक क्रोमोसोम टू डिफरेंट पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है विच इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देंगे, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर उसने यहाँ पे समझाया हुआ है कि ये बेटा मेरे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, लेकिन जब ये अपने एक कॉपी तैयार कर लेता है लाइक दिस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसने एक अपनी कॉपी बना ली है बेटे, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इट्स क्रोमेटिड्स, जब ये अपने क्रोमेटिड्स को बना लेगा, कॉपी कर लेगा, तो हम इसे सिस्टर क्रोमेटिड कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर दी G1 फेज, जब G1 फेज स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये क्रोमोसोम की फॉर्म में है, लेकिन एस फेज के अंदर ये किस फॉर्म में बेटे? सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में है। एक बार ध्यान में रखनी है बेटे वो ये कि यहाँ पर ना ये तमाम मटेरियल को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उन प्रोटीन्स को रेडी किया जाएगा जो कि सेल के आगे काम आएंगी, लेकिन यहाँ पर अभी डिवीजन स्टार्ट नहीं होगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेस, जब बेटा सेल का G2 फेज, अब G2 फेज में क्या होगा कि सेल खास तौर पे कुछ प्रोटीन्स को तैयार करेगा और वो प्रोटीन्स बेसिकली सेल के माइटोसिस के लिए यानी डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उन प्रोटीन्स का नाम है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है जी, नेम ऑफ दीज प्रोटीन इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली एक समझ लें कि बेटा वो होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं प्रोटीन्स, और इन स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी होती हैं। तो इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन इसी फेज़ में तैयार होती है G2 फेज़ के अंदर, और फिर उससे आगे स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर फिर स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए जो बेसिक प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है वो प्रोटीन यहीं पर तैयार होगी। ठीक है ना, उस प्रोटीन की प्रिपरेशन जो है वो इसी के अंदर ही कंप्लीट की जाती है। तो इस लिहाज से G2 फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा अगर सेल अपना G2 फेज कंप्लीट नहीं करेगा तो बेटा कभी भी सेल माइटोसिस को स्टार्ट नहीं करेगा, यानी माइटोटिक फेज को वो स्टार्ट नहीं कर सकता। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि बेटा जब वो अपने पास प्रोटीन ही तैयार नहीं कर रहा होगा, जब प्रोटीन ही तैयार नहीं होगी तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो इसको कंप्लीट कर सके। तो इसलिए कभी भी सेल G2 फेज से आगे मूव कर ही नहीं सकता। अब हम लोग आगे चलते हैं, डेट इज G0 फेज। अब देखो बेटा बाद दफ़ा ऐसा होता है कि अगर बॉडी को सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सेल्स टू बॉडी, जब बॉडी को नए सेल्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे तो बेटा बॉडी के जो प्रीवियस सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपना इंटरफेस स्टार्ट तो कर देते हैं, उसका G1 फेज शुरू हो जाएगा और G1 फेज को स्टार्ट करने के बाद वो
अपना ये फेज कंप्लीट करेंगे और फिर जी नॉड फेज में चले जाएंगे। जी नॉड फेज एक खास किस्म का फेज होता है जिसको हम लोग रेस्ट फेज भी कह सकते हैं, यानी इट इज अ रेस्टिंग फेज। ये एक रेस्टिंग फेज होगा जिसमें सेल रेस्ट पोजीशन में चला जाता है, सेल खुद को रेस्ट पोजीशन में ले जाता है, यानी यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी डिवीजन नहीं होगी। ओके बेटे, यानी उसने अपना G1 फेज कंप्लीट कर लिया और G1 फेज को कंप्लीट करने के बाद वो जी नॉट फेज में चला जाएगा और वहां उस फेज में तब तक रहेगा जब तक बॉडी को नए सेल्स की जरूरत नहीं पड़ जाती। जैसे ही सेल्स की नई डिमांड आती है, बॉडी कहती है भाई नए सेल्स चाहिए, तो फौरी वो जी नॉट से बाहर आते हैं और एस फेज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि G1 के बाद एस फेज ही फॉलो होता है। लेकिन जी नॉट सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेट थी जिसमें सेल रेस्ट पोजीशन में चला गया था, उसमें अब किसी तरह की कोई भी डिवीजन नहीं होगी, इट विल टेक रेस्ट, आप ये कह सकते हो, अनटिल द नेक्स्ट ऑर्डर फ्रॉम द बॉडी टू मेक न्यू सेल्स। जब तक ये बॉडी नया ऑर्डर नहीं दे देती कि भाई नए सेल्स बनाने हैं, तब तक वो इस फेज को ही फॉलो करेगा। अब देखें जी नॉट फेज, आप अपनी बुक डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बेटा सेल अपना G1 कंप्लीट करता है और G1 कंप्लीट करने के बाद वो जी नॉट में एंटर हो जाता है, ठीक है ना। वो कहता है जी टेम्परेरी परमानेंट स्टॉपेज इन डिवीजन, या तो ये परमानेंट भी हो सकती है, ये टेम्परेरी भी हो सकती है। सर अब इसका हमें समझ नहीं आ रहा ये टेम्परेरी क्यों कहा उसने और परमानेंट का वर्ड क्यों कहा है। देखो बेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो डेफिनेटली जब डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म और बॉडी की डिमांड भी डिफरेंट होती है, तो कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जो कभी भी जी नोड में जाते ही नहीं है, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो जी नोड में एंटर होते हैं और जी नोड में एंटर होने के बाद फौरी तौर पर फिर से एस फेज में चले जाते हैं, यानी कि 1-2 डेज रहेंगे। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ वो जी नोड में ही गुजार देते हैं, बॉडी उनको यानी कि नए सेल्स बनाती ही नहीं है। तो ऐसे सेल्स के लिए उसने वर्ड यूज किया हुआ है परमानेंटली, और जो सेल्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर वापस रिकवर हो जाते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया हुआ है टेम्परेरी का। तो इसके एग्जांपल्स अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो कहते हैं जी नॉट फेज इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट सेल्स एंटर जी नॉट फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। Some cells remain in G naught for the indefinite period, that is neurons. Some cells enter G naught phase semi-permanently, for example, some cells of liver, kidney, etc. And many cells do not enter G naught phase, for example, the epithelial यानी skin cells. Okay students, तो ये आपके पास जी नॉट फेज की डिटेल थी। अब यहाँ पर अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप हैंड रेज कर लें,